बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक छोटे से पार्टिकल से ऑर्गेनिज्म बनता है और फिर ऑर्गेनिजम्स जो है उससे मिलकर एक पूरा एटमॉस्फेयर या बायोस्फेयर जो है वो बनता है। ठीक है, कंप्लीट किस तरह, मतलब ये जो कायनात है वो किस तरह बनती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं एक बिल्डिंग्स की। ठीक है, बिल्डिंग की, अच्छा कोई भी बिल्डिंग की ले लेते हैं या मकान की ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी हमें बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, एक कंप्लीट बिल्डिंग बनानी है हमें। ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी हमें चीज़ें चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें ब्रिक्स मतलब ईंटें चाहिए, सिरमट। इसी तरह मतलब एक इंसान को बनाने के लिए कौन कौन से लेवल हैं। और बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे सबसे छोटा यूनिट जो है वो ब्रिक है। ठीक है, ईंट है। ठीक है, ईंटें मिल के, ठीक है, ईंटें मिलेंगी। ठीक है, और ईंटें मिलकर एक कंप्लीट बिल्डिंग बन जाएगी। इसी तरह किस तरह जो सब यूनिट है, मतलब ये सेल्स वगैरह जो है वो मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और फिर ये ऑर्गेनिज्म मिलके एक पूरी कायनात पूरा जो है वो बायोस्फीयर बना देते हैं। ठीक है, तो हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की तरफ आ जाते हैं कि सबसे पहले सब एटॉमिक यूनिट्स मिलते हैं, वो एटम बनाते हैं। ठीक है, फिर ये एटम्स मिलते हैं मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, फिर ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये ऑर्गेनेल्स बना देते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलते हैं और सेल बना देते हैं। ठीक है, ये सेल मिलते हैं और मिलके ये टिश्यू बना देते हैं। फिर जब टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन जब इकट्ठे होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, और फिर जब ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर जब ऑर्गेनिज्म इकट्ठे होते हैं पॉपुलेशन बनती है, जब ये पॉपुलेशंस इकट्ठी होती हैं तो कम्युनिटी बनती है, और जब कम्युनिटीज़ इकट्ठी होती है तो फिर हमारा फाइनली बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला लेवल है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, अच्छा सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। अच्छा, सब एटॉमिक का मतलब है स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, अच्छा ये स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो मिल के एटम्स बना देते हैं। ठीक है, और एटम्स जब सेम एटम्स मिलते हैं तो फिर एलिमेंट्स बनता है। ठीक है, और फिर जब ये एलिमेंट्स मिलते हैं तो फिर हमारा बनता है मादा यानी कि मैटर। ठीक है, यानी कि हम सिंपल अगर समझते हैं कि मादा कैसे बना होता है, जिसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर जो है वो सिंपल वो बना होता है एलिमेंट्स से। ठीक है, जब एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, ठीक है, फिर उससे बनता है मादा। ठीक है, फिर ये एलिमेंट्स कैसे बनते हैं, एलिमेंट्स जो है जब एटम्स इकट्ठे होते हैं तब ये एलिमेंट्स बनते हैं। और जब ये एटम्स फिर कैसे बनते हैं, जब ये स्मॉल पार्टिकल्स बनते हैं, इकट्ठे होते हैं तो फिर ये एटम बनता है। यानी कि सिंपल चेन इस तरह के स्मॉल पार्टिकल्स मिलेंगे वो एटम्स बना देंगे, एटम्स मिलके फिर एलिमेंट्स बना देंगे, और एलिमेंट्स मिलके फिर क्या बना देंगे, मादा। ठीक है, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे जो स्ट्रॉन्ग और मतवाजन जो है पार्टिकल वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे आपस में, एटम्स बना देंगे, और फिर जब ये सेम एटम्स आपस में मिलेंगे तो ये क्या बना देंगे, एलिमेंट्स बना देंगे, और जब ये एलिमेंट्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, तो फिर बन जाएगा मैटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है कि नेचर में नेचुरल अकरिंग जो एलिमेंट्स हैं वो पूरे 92 हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की अब हम बात करते हैं तो 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कि मतलब नेचर में 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और इनमें से 16 एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं, कि मतलब वो ज़िंदगी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा तो फिर हम इनकी क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं कि किस तरह ये 6 एलिमेंट्स जो हैं बायो एलिमेंट्स कैसे हैं। ठीक है, तो अच्छा इन 6 एलिमेंट्स में जो 6% एलिमेंट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी का 99% बनाते हैं, और ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये ह्यूमन बॉडी का 1% बनाते हैं। ठीक है, कि 16 बायो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 99% बनाते हैं, और 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो सिर्फ 1% बॉडी का बनाते हैं। ठीक है, अब उनमें ऑक्सीजन आ जाती है 65%, कार्बन आ जाती है 18%, नाइट्रोजन आ जाती है
3%, कैल्शियम आ जाता है 2%, हाइड्रोजन आ जाता है 10% और फास्फोरस आ जाता है हमारे पास 1%। ठीक है, तो ये कंप्लीट मिलके ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन और फास्फोरस ये मिलके ह्यूमन बॉडी का 99% ह्यूमन बॉडी का हिस्सा बना देते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बाकी जो 10 रह जाते हैं, ठीक है, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन जो है ये मिलके ह्यूमन बॉडी का 1% यानी कि 1% जो है वो बनाते हैं। अच्छा, तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, अच्छा तो अब जब एलिमेंट्स इकट्ठे होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स जब इकट्ठे होंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो मॉलिक्यूल्स बना देंगे। ठीक है, तो जो जानदारों में जो बायो एलिमेंट्स है ना, वो जो है ना वो एलिमेंट्स जो है वो अलग-अलग नहीं पाए जाते, बल्कि वो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, अब ये आयनिक बॉन्ड क्या है? ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन ऑपोजिट चार्ज आयंस, मतलब फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होगी ना, ठीक है, इनको क्या हम कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो ऑपोजिट चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के जरिए ये जुड़े हुए हैं, इनको क्या हम कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, और दूसरी तरफ कोवेलेंट बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड जो है ऐसे बॉन्ड है जो कि शेयर्ड पेयर बना के रहते हैं। ठीक है, शेयर्ड पेयर बना के रहते हैं, यानी कि वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स के जो पेयर होते हैं वो एटम्स के दरमियान, ठीक है, उनकी शेयरिंग हुई होती है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं बायो एलिमेंट्स वो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड बना के रहते हैं ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो जब ये एलिमेंट्स इकट्ठे होते हैं तो फिर हमारा आ जाता है मॉलिक्यूल हमारे बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अच्छा, तो इसके बाद मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंसान में दो तरह के होते हैं। ठीक है, कुछ जो है वो सिंपल होते हैं और कुछ जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अच्छा मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और दूसरे आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, तो इनका जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इनका वेट जो है ना वो स्मॉल होता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाती है ग्लूकोज की, वाटर की। ठीक है, इस तरह के जो चंद एलिमेंट्स हैं जो हैं उनकी आ जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे आ जाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब है लार्ज इन वेट। ठीक है, कि जिनका वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें हमारे प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, स्टार्च वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये था हमारा मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है ऑर्गेनेलिज एंड सेल लेवल। ठीक है, अच्छा अब पहले हमने इस तरह चेन आ रही है। ठीक है, सब एटॉमिक जो है वो मिले, ठीक है, उन्होंने बना दिया एटम। ठीक है, जब एटम्स मिले उन्होंने बना दिया एलिमेंट्स। एलिमेंट जब मिले तो इन्होंने बना दिया क्या, इन्होंने एलिमेंट्स मिलके इन्होंने बना दिया मॉलिक्यूल। और अब मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो तब इन्होंने बना दिया ऑर्गेनेलिज बना देते हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके ऑर्गेनेलिज बना देते हैं। जब बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, वो एक मखसूस तरीके से आपस में जुड़ेंगे तो वो ऑर्गेनेलिज बना देंगे। अच्छा, तो अब ये ऑर्गेनेलिज क्या चीज़ है? ठीक है, ऑर्गेनेलिज जो है ये सेल के अंदर पाई जाने वाली अंदरूनी साख्तें हैं, यानी कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि सेल के फंक्शन अदा करती हैं। ठीक है, और जब ये सब सेलुलर यूनिट्स जो है मतलब ऑर्गेनेल्स जो है वो इकट्ठे होते हैं तो फिर क्या बनता है हमारा सेल। ठीक है, सेल, तो सेल क्या है, ज़िंदगी की इकाई है। ठीक है, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ हमारा सेल बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर मतलब ऑर्गेनेलिज के मिलने से बन के सेल, और सेल जो है वो ज़िंदगी की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ऑर्गेनेलिज मतलब क्या काम करती हैं सेल के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक होता है सेल के अंदर। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन अदा करती हैं, इसी वजह से ये सेल के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि सब सेलुलर साख्तें या स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अच्छा राइबोसोम्स जो है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनेली है, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, ये सेल में प्रोटीन बनाती है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन, यानी कि सेल को भी रेस्पायरेशन की ज़रूरत होती है इसे ज़िंदा रहने के लिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन करता है।
अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं, एक हमारा ऑर्गेनेल आ जाता है गोल्गी apparatus। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनाता है, यानी कि ये एनर्जी से रिलेटेड है, एनर्जी वगैरह बनाने और तोड़ने में। इस तरह मतलब कि सेल को एनर्जी भी तो चाहिए ना ज़िंदा रहने के लिए, तो ये वो काम करता है। यानी कि जब कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलेंगे, कार्बोप्रोटीन्स बना देगा, ग्लूकोज और प्रोटीन्स बनेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा। फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन इकट्ठे भी होते हैं, ठीक है, फॉर्म भी होते हैं, फिर ये टूटते भी हैं और फिर इससे सेल को एनर्जी मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ऑर्गेनली और सेल लेवल से नेक्स्ट आ जाता है टिश्यू लेवल, ठीक है, कि टिश्यू लेवल क्या है। अच्छा, अब जो हमने चेन एक बनाई थी, ठीक है, उस चेन के मुताबिक हम चलते आ रहे। अब मॉलिक्यूल्स मिले तो ऑर्गेनेल्स बनी, ऑर्गेनेल्स मिली तो सेल बने। तो अब टिश्यू बनाने के लिए सेल इकट्ठे होंगे, ठीक है। सेल जब इकट्ठे होंगे तो ग्रुप की सूरत में, ठीक है, जो सेल्स हैं वो ग्रुप की फॉर्म में जब इकट्ठे होंगे तो ये बना देंगे टिश्यूज़, ठीक है, टिश्यूज़ बना देंगे ये। अच्छा, तो इधर डेफिनेशन हम देख लेते हैं टिश्यू की, कि टिश्यू क्या है, क्या कहते हैं। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सेल का एक ग्रुप है, दैट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनका मतलब एक जैसे स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट फंक्शन टुगेदर अ यूनिट, और ये एक फौज यानी कि एक दस्ते की सूरत में ये इकट्ठे जो है वो फंक्शन करते हैं, ठीक है। यानी कि टिश्यू जो है वो एक ऐसा सेल का एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और फिर ये सिमिलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जो टिश्यू में मौजूद हर सेल है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन अदा करता है, ठीक है। अच्छा, तो हम अब टिश्यूज़ की एग्जांपल देख लेते हैं। तो टिश्यूज़ की एग्जांपल में आ जाता है, जो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यू हो जाते हैं, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू। अच्छा, तो हम देख लेते हैं कि किस तरह जो ये टिश्यू हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं टिश्यू के अंदर, मतलब जो ये टिश्यू मतलब किस तरह करते हैं परफॉर्म वर्क अपना, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है या कवरिंग ऑफ सेल होती है स्टेम्स के ऊपर, रूट्स के ऊपर, लीफ के ऊपर, ठीक है, फ्लावर के ऊपर, और सीड पार्ट ऑफ प्लांट यानी कि सीड जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये स्पेसिफिक फंक्शन इसका क्या है, ये प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है, एक प्रोटेक्टिव बैरियर यानी कि रुकावट पैदा करती है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, ठीक है। मैकेनिकल इंजरी के बाद पौधे को चोट लग जाती है तो उसके खिलाफ ये, ठीक है, रिकवरी देती है, ठीक है, यानी कि उस बैरियर जो मैकेनिकल इंजरी है उससे बचाती है, ठीक है। फिर वाटर लॉस से प्लांट के जो सेल जो है ना, प्लांट के मतलब जो सेल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, उनको वाटर लॉस से बचाती है, फिर उसको इन्फेक्शन से बचाती है। अच्छा, इसी तरह अगर एनिमल्स में देखा जाए तो नर्वस टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, इस तरह इनका भी जो है ना वो स्पेसिफिक फंक्शन है, कि मस्कुलर टिश्यू का काम होता है, ठीक है, सेल के अंदर जो मौजूद है टिश्यू के अंदर जो मौजूद सेल्स हैं, ठीक है, इनको यानी कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद जो मसल्स हैं इनको रेस्पिरेशन देती है, इनको खून ब्लड सप्लाई देते हैं, यानी कि कंप्लीट जो है इनके फंक्शंस जो हैं वो यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो टिश्यू जो है वो ह्यूमन बॉडी में अदा करता है। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं। अच्छा, तो अब जब टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है, टिश्यू आपस में कंबाइन होंगे तो ये बना देंगे ऑर्गन, ठीक है। टिश्यू आपस में कंबाइन हुए तो ये बना देंगे ऑर्गन, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद फिर आ जाता है कि ऑर्गन ऑर्गन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ऑर्गन इज अ कलेक्शन ऑफ टिश्यूज दैट स्ट्रक्चरली फॉर्म अ फंक्शनल यूनिट स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, कि ऑर्गन जो है वो कलेक्शन है टिश्यू की, ठीक है, यानी मैंने बताया ना अभी कि टिश्यूज जब मिलेंगे तो वो ऑर्गन बना देंगे, ठीक है, कि ऑर्गन जो है वो कलेक्शन है टिश्यूज की जो स्ट्रक्चरली फॉर्म फंक्शनल यूनिट बनाते हैं और स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मतलब इस इनका भी हर ऑर्गन का वर्क जो है वो भी इसी तरह मतलब टिश्यू की तरह वो भी बिल्कुल यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन, हर ऑर्गन भी है जो वो भी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टमक की, ठीक है, हमारा जो मैदा है, ठीक है, ये एक ऑर्गन है। तो स्टमक के जो फंक्शन है वो है प्रोटीन डाइजेशन, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है।
अच्छा, तो ये इसके काम है, ठीक है? तो अच्छा इसमें जो डिफ़रेंट अब हम क्योंकि अभी हमने कहा कि जो ऑर्गन है वो टिश्यूज़ से मिलके बनते हैं। तो किस तरह टिश्यूज़ डिफ़रेंट टिश्यूज़ मिलेंगे तो ऑर्गन बनेगा ना। तो फिर इस ऑर्गन यानी कि स्टमक के अंदर टिश्यू कौन-कौन से हैं? एक आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा आ जाता है मस्कुलर टिश्यू और भी काफ़ी सारे टिश्यू हैं, हम इन दोनों की बात करते हैं। जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, ठीक है? ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी इसे कहते हैं। ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है, ठीक है? प्रोटीन की डाइजेशन करता है यानी कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू सॉरी तो अच्छा एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू जो है इसको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं यानी कि इसमें ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है? तो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ तो ये प्रोटीन की डाइजेशन करता है, ठीक है? जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं ये गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, ठीक है? अच्छा गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो हाईली एसिडिक एक होता है, ठीक है? इसमें H2O वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और बायोकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, ठीक है? तो गैस्ट्रिक जूस जो है ना वो हाईली एसिडिक होता है और उसकी हाईली एसिडिसिटी की वजह से जो प्रोटीन की है वो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है? अच्छा तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है टिश्यू जो है वो आता है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? यानी कि मेदे के अंदर मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है? एक एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा हम बात कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू की, ठीक है? मस्कुलर टिश्यू जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वॉल ऑफ स्टमक, ठीक है? मैदे की वॉल्स जो हैं ये मैदे की वॉल जो है वो सिकुड़ती हैं, ठीक है? अच्छा उसके बाद मैदे की वॉल जो है वो सिकुड़ती हैं और फिर उसकी वजह से जो है फूड जो है ना वो ग्राइंड हो जाती है, ठीक है? मैदे की वॉल जो सिकुड़ी, ठीक है? खुराक जो है वो ग्राइंड होगी और फिर वो मैदे की जो पिछली साइड है उसकी तरफ धकेल देती है। यानी कि इसका मतलब है कि हर ऑर्गन के अंदर जो मौजूद टिश्यू हैं वो भी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि टिश्यूज़ मिले, ठीक है? तो उन्होंने बना दिया ऑर्गन, ठीक है? तो फिर इस ऑर्गन में जो डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में मिले हुए थे उन्होंने अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है अच्छा ये है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? अच्छा अब जब ऑर्गन्स कंबाइन होंगे, ठीक है? ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो ये बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा कंप्लीट एक। अच्छा तो यानी कि जब ऑर्गन्स इकट्ठे होंगे तो उनमें बन जाएगा एक ऑर्गन सिस्टम, तो ठीक है? इसी तरह जो ऑर्गन सिस्टम में जो हर ऑर्गन है वो अपना-अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा काम क्या मतलब हमारे जो मौजूद इंसान में मौजूद जो डाइजेस्टिव इंसान में या एनिमल्स में मौजूद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका काम क्या है? फूड की डाइजेशन करना, ठीक है? तो फूड की डाइजेशन जो मतलब हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन कंप्लीट करना, ठीक है? तो इसमें हम अभी हमने कहा ना कि ऑर्गन्स जब मिलेंगे, ठीक है? तो ये मिलके क्या बना देंगे ऑर्गन सिस्टम, ठीक है? तो फिर इस ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन जो है वो अपना-अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है? तो अब हम ऑर्गन्स देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन कौन-कौन सा होता है, ठीक है? पहली आ जाती है ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, ठीक है? ये सारे इसमें ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है? तो ऑर्गन्स आ जाते हैं। अच्छा पहले ओरल कैविटी का क्या है, ठीक है? और ओरल कैविटी भी एक ऑर्गन है, ठीक है? ओरल कैविटी का है ये हमारी जो फूड है उसमें सलाइवा मिलाती है, ठीक है? उस उधर जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं हमारे सलाइवा की वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है? फिर ओरल कैविटी का हमारा जो मेन है वो ये है कि ये ठीक है, ये खुराक को निगलने में आसानी पैदा करती है, सलाइवा जब मिलता है तो खुराक को निगलने में आसानी होती है, ठीक है? उसके बाद फिर हमारी आ जाती है एक स्टमक भी आ जाता है हमारा, फिर खुराक जो है वो डायरेक्ट ठीक है स्टमक में आती है, ठीक है? स्टमक में कुछ उसकी डाइजेशन पार्शियली होती है, ठीक है? फिर हमारी जो खुराक है मतलब जो मैदे में जो डाइजेशन होके, ठीक है? मैदे में डाइजेशन होके फिर जो उसके पार्टिकल्स वगैरह है, ठीक है? वो चले जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि अब्ज़ॉर्प्शन के लिए जो खाने में यानी कि हमारे फ़ायदेमंद चीज़ें जो होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्ज़ॉर्प्शन के लिए चली जाती हैं, ठीक है? फिर जो हमारा वेस्ट है मतलब ठीक है जो वेस्ट होता है यानी कि तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, इधर भी अब्ज़ॉर्प्शन थोड़ी बहुत होती है, ठीक है? इसमें फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियाज़ का जो है वो रोल ये है कि ये जो है ये गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है, ठीक है? यानी कि पैंक्रियाज़ ये उसे कहते हैं
एक लिक्विड सा खारिज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है फूड की हमारी, ठीक है, तो ये खारिज करता है, ठीक है। तो इस तरह इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं इनके डिफरेंट और स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो मतलब ये जो कंप्लीट ऑर्गन्स है और इनके कंप्लीट फंक्शंस जो है वो मिल के क्या बना देते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको जो नेक्स्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूँ।